कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है अपठित बोध, जिसके अंदर आप अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश ये दोनों दिए जाएंगे और उनको पढ़ करके उनके उत्तर आपको खुद को लिखना पड़ेगा। पहले उसको समझना पड़ेगा, समझने के बाद में आपको इनका उत्तर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहला बिंदु यानी जो पहला पाठ्य शीर्षक है वह है क्रिया, दूसरा विशेषण, तीसरा कारक, काल, वाच्य, वाक्य शुद्धि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा रचना, रचना में पत्र लेखन, और पत्र लेखन भी कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। इसके बाद में है निबंध लेखन, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षितिज के गद्य और पद्य भाग दोनों के पाठ दिए गए हैं, उनके प्रश्नोत्तर आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया वैसे आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, क्रिया की परिभाषा आप सभी को याद भी होगी, लेकिन फिर भी दोहराने के लिए आपको एक बार फिर बता देते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि क्रिया किससे कहते हैं। तो आप सभी के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि किसी काम के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्रिया की परिभाषा लिखवाएंगे। क्रिया की परिभाषा क्रिया की परिभाषा जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा आप सभी लिखेंगे, याद करेंगे एक बार फिर कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण कैसे होता है ये हमें जानना है। इन्हें कहने का मतलब ये संस्कृत की मूल धातु के साथ में नाम प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत
कि मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, यानी संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अब देखिए संस्कृत की मूल धातु जैसे पढ़, ये पढ़ है वो संस्कृत की मूल धातु है, और इसके साथ में ना प्रत्यय लगाने से ये शब्द बन जाएगा पढ़ना, पढ़ना। तो ये क्या हो गई, यानी क्रिया बन गई। इसी प्रकार से हंस प्लस ना, तो ये शब्द बन जाएगा हंसना। क्या बन जाएगा, हंसना, यानी हंसना एक क्रिया है। इसके बाद में संस्कृत की मूल धातु रुद, और रुद का अर्थ होता है रोना, और हिंदी में उसको अगर लिखेंगे तो रो के साथ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा रोना। तो ये भी क्रिया बन गई। फिर उसके बाद में खेल के साथ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा खेलना। तो ये इस प्रकार से संस्कृत की मूल धातु के साथ में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिससे कि क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। तो आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा, ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर बता रहे हैं धातु, तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु की परिभाषा भी आप लिखेंगे। धातु की परिभाषा, धातु की परिभाषा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। याद रहेगी आपको, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये आपको बता दी, क्रिया की परिभाषा भी समझा दी गई है। उसके बाद में क्रिया का निर्माण कैसे होता है ये भी आपको समझा दिया गया है। फिर उसके बाद में धातु की परिभाषा ये भी आपको लिखवा दी गई है, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद कितने होते हैं? इन्हें क्रिया के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर, दूसरा भेद प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा भेद काल के आधार पर। तो देखिए ये भी आपको मैं लिखवाता हूं। भी पहले आप ये लिख लीजिए, लिखने के बाद में
इसको मिटा करके फिर आगे आपको लिखवाता हूँ। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद इस प्रकार हैं। सबसे पहला भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दूसरा भेद है रचना, प्रयोग या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर क्रिया। उसके बाद में तीसरा भेद काल के आधार पर। काल के आधार पर। हाँ, तो क्रिया के भेद कितने आधारों पर किए गए हैं, यानी 3 आधारों पर किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना, प्रयोग या बनावट के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। इसके आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। पहला अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। उसके बाद में रचना, प्रयोग या बनावट के आधार पर। इसके आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा भेद है इसका पूर्वकालिक क्रिया, चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया, छठा भेद है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। सातवां भेद है
सजातीय क्रिया, और 8वां भेद है सहायक क्रिया। तो ये रचना, प्रयोग या बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नाम आप सभी को याद रखना है। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठा कृदंत क्रिया, सातवां सजातीय क्रिया, आठवां सहायक क्रिया। अब इसी प्रकार से तीसरा भेद काल के आधार पर क्रिया के भेद, इसके भी 3 भेद किए गए हैं मुख्य रूप से। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया, और तीसरा भेद है भविष्यकालीन क्रिया। भविष्यकालीन क्रिया। तो इस प्रकार से क्रिया के भेद आपको बता दिए गए। हालांकि इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। आकर्मक क्रिया के भी अलग भेद हैं। 2 उपभेद किए गए हैं, पूर्ण आकर्मक क्रिया, अपूर्ण आकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया के भी भेद किए गए हैं। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक या बहुकर्मक। ठीक है, इसी प्रकार से इनके भी अलग अलग भेद किए गए हैं। ये आपको विस्तृत रूप से जानकारी जैसे जैसे ये बढ़ाता जाऊंगा क्रम वाइज, आपको उसी प्रकार से इनके बारे में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। इसके नाम से भी पता चल जाता है, यानी उस वाक्य में क्रिया के साथ में क्या प्रयुक्त नहीं हुआ हो, कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो ये आपको भी लिखवाते हैं। अकर्मक क्रिया जब क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर, जब क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा दे, पूरे अर्थ
का बोध करा दे तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। यदि आपको पूछा जाए कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा दे तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे हेमंत हंसता है। हेमंत हंसता है। यहां पर ये क्रिया है वो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। दूसरा उदाहरण, कमलेश रोता है। कमलेश रोता है, तो यहां पर भी अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तीसरा उदाहरण, खुशी पढ़ती है। ये उदाहरण नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। राजेश सोता है। चौथा उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पांचवा उदाहरण, वायुयान आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ता है। छठा उदाहरण, पत्ता पेड़ से गिरता है। तो ये उदाहरण है अकर्मक क्रिया के। अब ये आपको जो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे उदाहरण वो अकर्मक क्रिया के हैं। लेकिन हमें ये पहचान करनी होगी कि अकर्मक क्रिया कब होती है, सकर्मक क्रिया कब होती है। तो ऐसे में आपको ये समझना है, यानी क्रिया के साथ में आपको क्या से प्रश्न करना है। क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न करना है। यदि क्या का उत्तर कर्ता को छोड़कर मिलता है, क्या का उत्तर यदि कर्ता को छोड़कर के मिलता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन क्या का उत्तर यदि कर्ता मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। और साथ में ये भी ध्यान देना है
क्या क्रिया के साथ में कौन का प्रश्न करना है, यानी कौन हंसता है, तो उत्तर क्या आएगा, हेमंत हंसता है। यहाँ पर कौन का उत्तर भी एक ही मिल रहा है, यानी हेमंत। और क्या हंसता है, क्रिया के साथ में क्या का प्रश्न करना है, क्या हंसता है, यानी हेमंत। क्या और कौन दोनों का उत्तर यदि एक मिलता है तो वहां पर आक्रामक क्रिया होती है। अब यहां पर देखिए, इसमें दोनों का उत्तर एक मिल रहा है। क्या हंसता है, हेमंत। कौन हंसता है, हेमंत। तो यहां पर यह आक्रामक क्रिया है। फिर अगला वाक्य देखिए, कमलेश रोता है। कौन रोता है, कमलेश। क्या रोता है, कमलेश। यानी दोनों का उत्तर है वह एक ही आ रहा है। यदि अलग अलग आए तो सकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए, राजेश सोता है, यहां पर भी ये आक्रामक क्रिया है। अब आप ये विचार कर रहे होंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, उत्तर क्या आया, पक्षी, यानी करता है। कौन उड़ते हैं, यानी पक्षी। दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आक्रामक क्रिया है। और आकाश वो क्या है, स्थान है, तो कर्म नहीं है। उसके बाद में पांचवा, वायुयान आकाश में उड़ता है। यहां पर भी आप प्रश्न कीजिए, क्या उड़ता है, वायुयान। कौन उड़ता है, वायुयान। यानी प्रश्न क्रिया के साथ में क्या और कौन लगा करके प्रश्न करते हैं, दोनों का उत्तर एक ही आता है, तो वहां पर आक्रामक क्रिया होती है। फिर आगे देखिए अगला, पत्ता पेड़ से गिरता है। पत्ता पेड़ से गिरता है। क्या गिरता है, उत्तर आएगा पत्ता। कौन गिरता है, उत्तर आएगा पत्ता। तो ये भी आक्रामक क्रिया है। ठीक है, तो ये आपको आक्रामक क्रिया समझ में आ गई होगी और ये शायद आप नहीं भूलेंगे। आक्रामक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है वो आप नहीं भूलेंगे। अब दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है तथा पूरे अर्थ का बोध कराता है, तथा पूरे अर्थ का बोध करा दे, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं, सकर्मक, स का मतलब सहित, यानी उसमें कर्म सहित हो। जब क्रिया कर्म सहित प्रयुक्त हो और पूरे अर्थ का बोध कराए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसको उदाहरण देखिए, जैसे
खुशी पुस्तक पढ़ती है। खुशी पुस्तक पढ़ती है। यहां पर आपको देखना है कि ये कैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप सबसे पहले ये प्रश्न करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ती है, क्या का उत्तर क्या आया, यानी पुस्तक। कौन पढ़ती है, कौन पढ़ती है, कौन का उत्तर क्या आया, खुशी। यानी क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। क्या और कौन दोनों का उत्तर अलग अलग आता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। अब यहां आपको देखना है, अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं के साथ में क्या जोड़ेंगे और प्रश्न करना है। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। उत्तर क्या आया, अंग्रेजी। कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, उत्तर क्या आएगा, अध्यापक। यानी क्या और कौन दोनों से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर अलग अलग आता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब आपको ये भी बता दें, खुशी पुस्तक पढ़ती है। खुशी पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्म कितने प्रयुक्त हुए, कर्म एक ही है। कौन सा कर्म, ये पुस्तक है, वो क्या है, कर्म। यानी एक कर्म प्रयुक्त हुआ है, तो इस कारण से ये सकर्मक क्रिया का पहला भेद है, यानी एक कर्मक क्रिया। तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में देखिए, अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इसमें कर्म कितने प्रयुक्त हुए हैं, दो। छात्रों को, एक तो ये कर्म, एक ये वाला, ये कर्म, ठीक है। यानी इसमें कर्म कितने प्रयुक्त हुए, दो कर्म प्रयुक्त हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद, कौन सा, द्विकर्मक या बहुकर्मक, ठीक है। तो ये द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आपको ये अकर्मक क्रिया का भेद समझा दिया गया। हालांकि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तीसरा उदाहरण देखिए, भाई बहन को ₹1000 देता है। तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, चौथा, माता पुत्री को शिक्षा देती है। माता पुत्री को शिक्षा देती है। तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप बना करके लिख सकते हैं। तो आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया इसके बारे में समझा दिया गया। उसके बाद में रचना, प्रयोग अथवा
बनावट के आधार पर क्रिया के भेद आपको अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय समझाएंगे और आप इसको याद करेंगे। आज का कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मिट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करना है और सबमिट करेंगे। धन्यवाद।